हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेकिन ग्रुप डी के बच्चे जरूर जरूर थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील कर रहे होंगे। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ करके डिमोटिवेशन से हटा करके आपका ध्यान मोटिवेट करने की तरफ लेकर के जाऊँ, ताकि देखिए मन का खेल है सारा। अगर आप हारे हुए मन से तैयारी करते हो तो आप जो आपको ग्रैब करना चाहिए 100% किसी चीज़ को 4 घंटे में, तो शायद वो आप आधा भी ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि आपका वो मन नहीं होता पढ़ने में। मेरे भाई, जब सोचिए ना कि टाइम उतना ही दे रहे हो और चीज़ें आधी ही पल्ले पड़े। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम एग्जाम बिल्कुल पास होता है तब हम थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और हमें पता होता है कि यार इस दिन एग्जाम हो जाएगा। तो हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं। और जब हमारे पास हमारा डिमोटिवेशन होता है कि एग्जाम पता नहीं कब है, अब हम किताब पे बैठे हैं और बस बैठे हैं और पता लगता है कि यार 4 घंटे बैठ भी लिए और 1 घंटे लायक भी चीज़ें याद नहीं हुई। और ये आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। इसका क्या इलाज हो सकता है? तो शायद हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर जगे, और इन वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य होता है, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया होता रहे। और भाई देखिए, जितनी जानकारी आपको है ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत फालतू बस हमें होती है, क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं आपके मुकाबले। बाकी आरआरबी यानी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आकर के हमें नहीं बता के जा रहा है कि भैया इस दिन की इन्फॉर्मेशन दे देना बच्चों को। ठीक है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद अभी आरआरबी के पास भी नहीं है। वरना वहां इतने लोग हैं कि अगर वहां अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी तो हम तक आ जाएगी, और हम तक आएगी तो शायद फिर आप तक भी पहुंच जाएगी। और इसी उम्मीद में शायद आप हमें देखते होंगे कि हमारा वहाँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल बड़ा है तो हमें हम लोगों की ज़्यादा जानकारी होगी और हम अंदर की जानकारी बाहर निकाल के आपको बता देंगे। ऐसी एक उम्मीद करते होगे। तो भाई अंदर की कोई बहुत बड़े ऑफिसर से हम टच नहीं है, पर हाँ हमारे बच्चे हैं कोई ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, तो जितनी उनको जानकारी ऊपर से टपकती हो पकती उन तक आ जाती होगी, वो हम तक पहुंचा देते हैं। फिर दो चार से और कंफर्म करके जब एक निश्चित सी बात निकलती है तब आप तक पहुंचा देते हैं। और कई बार ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सही निकलेगी, कभी ऐसा भी होगा कि वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाती है, क्योंकि वो टपकती हुई आई है, तो संपूर्ण जानकारी तो आई नहीं है। ठीक है, बस उस थोड़ी सी की उम्मीद में आप हमारे पास रहते हैं और इन वीडियोज़ को देखते हैं। चलिए, तो ये आपका आभार है, आपका थैंक यू है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये एक सच्चाई है। ये किसी भी यूट्यूबर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई जिस सच्चाई के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूँ शायद ही कोई बताए, है ना, पर होता सबके साथ यही है। अब बात करते हैं भाई कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। सीधी से तो अभी भी भरे जा रहे थे, तो फिर एक नियम में बदलाव क्या हुआ? एक, ये बहुत विशेष फर्क नहीं डालेगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि यार ग्रुप डी की पहले तो मैं उन बच्चों से, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस फॉर्म को सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ दो जिनको नौकरी करनी है और जिनको कहीं और नहीं मिल रही। वरना फालतू में आके बीटेक वाले बच्चे होते हैं, एमटेक वाले बच्चे होते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे होते हैं, और जो वहां नौकरी ट्रैकमैन की करनी पड़ती है धूप छाव में, तो भाई, और मतलब गेटमैन की करनी पड़ती है, ट्रैकमैन की करनी पड़ती है, तो उनको बहुत तकलीफें होती है। तब उनको अपनी सारी एजुकेशन याद आती है और वो फिर अपना जो है बोरी बिस्तरा बांध कर छोड़ करके आ जाते हैं। तो कम से कम आपने ना एक बच्चे की वैकेंसी खराब कर दी, और फिर वो जो है बच्चा पता नहीं अब कब की कब वो वैकेंसी आएगी, कब एक पैनल बैठेगा उस पर वो डिसीजन लेगा, फिर वो नई वैकेंसी में शामिल होगी। क्योंकि अगर आप एक बार सिस्टम के अंदर घुस गए, ज्वाइन कर लिया, तो जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है, आपने बहुत बार सुना होगा, जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है उससे ज्यादा आपको निकालना उनके लिए कठिन है। क्योंकि बहुत कागजी कार्यवाही चाहिए आपको निकालने के लिए, बहुत ठोस सबूत चाहिए जो आपको आपके खिलाफ जा रहे हो सारे। वरना तो हर कोई, अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो नौकरी बचाने की हर कोई सोचता ही है, एक मानवता के नाते, और ये मानवता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बदलाव क्या है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि जिन लोगों को ये नौकरी नहीं करनी, तो मैं मान देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये उतनी आसान नहीं है किसी के लिए भी करनी। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इस तरफ मत जाइए, आपके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं। पर फिर भी वो इस फॉर्म को भरते हैं, सारे प्रोसेस पूरे करते हैं, और फिर वो अंत में या तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, या ज्वाइन कर लेंगे तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए छोड़ के आ जाएंगे। और किसी का तो हुआ भी नहीं, और फिर वो सोचता है कि इससे तो मैं अपने घर पे खेती कर लेता तो शायद इससे ज्यादा अच्छा काम कर लेता, ये मैं क्या नौकरी कर रहा हूं। लेकिन ये सब उनको तब याद आ रही होती है जब उन्होंने एक सीट खराब कर दी होती है। ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो ये इतना आसान नहीं है नौकरी करना। जो अपने आप को अपने इज्जतदार, रेस्पेक्टफुल खुद को मानते आए हैं, या एजुकेशनिस्ट होने का दावा करते हैं, या बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई करके आए हैं, वो लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको वाकई में जरूरत है, जो सरकारी नौकरी चाहे किसी भी पद पे मिले, मेरे परिवार की जरूरत है और मुझे वो करनी है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं, और इसलिए वो कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शंस ज्वाइन करने के बाद नजर आ रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपने किसी एक सीट को खाया है, और जो अब शायद 3-4 साल बाद अगली कोई वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ करके आएगी। ये होता था इस नियम में। ये कह रहे हैं कि या तो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता था, अब ज्वाइन नहीं करता था तो फिर उसको ये लेटर भेजते जाते थे, फिर लेटर भेजेंगे, कई सारे लेटर चलेंगे, फिर पता चलता है, और सरकारी काम है भाई, इतनी जल्दी तो वो भी एकदम से खत्म नहीं होता, तो लेटर भेजेंगे, फिर उसका टाइम देंगे, 3 महीने में दीजिए, 6 महीने में दीजिए, और एक लेटर नहीं, 5-5 6-6 बार जाता है। और चूंकि सरकारी काम है तो इसी में उसके 2-3 साल निकल जा रहे होते हैं। और जब कहीं 2-3 साल में कोई जवाब नहीं आ रहा, एक आध जवाब आ गया तो फिर और समझ लो 1-2 साल और खिंच जाना है। और जवाब नहीं आया तो भी 3 साल निकल जाएंगे, तब पैनल एक डिसीजन लेगा कि भाई ये लड़का शायद अब ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है। और जबकि हर बार लेटर में लिखा आएगा कि अब अगली बार कोई कार्रवाई नहीं, मतलब अगली बार कोई लेटर इशुएंस नहीं होगा, अब आपको यहाँ से आपकी नौकरी मतलब खत्म समझो, और फिर लेटर आ जाएगा। ये होता है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कराने कराने के वेट में 3 साल ऐसे बिगाड़ देते, तो पैनल फिर डिसीजन लेता था कि भैया एक पैनल बनेगा, इस बच्चे को ज्वाइन नहीं करना, इसलिए अब इस वैकेंसी को आगे दीजिए। फिर एक दूसरा तरीका कि जो बच्चा डिपार्टमेंट में अब वो छोड़ करके चला गया उस पद को,
उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि तुरंत अगली वैकेंसी में दे दो। अब हर साल वैकेंसी आनी है, नेक्स्ट वैकेंसी में नहीं, फिर उससे नेक्स्ट में नहीं, फिर उससे नेक्स्ट में नहीं, तो पद 3 साल गवर्नमेंट का खाली रह गया। तो अब कह रहे हैं कि जो हर साल वैकेंसी का प्लान बना दिया है, तो अब इन कर्मचारियों को जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नौकरी छोड़ के चला जाए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, ये 3 केस हैं, इन तीनों केसेस में इसको तुरंत अगली वैकेंसी में शामिल करो, इस प्रक्रिया को बदलो, इस नियम को बदलो। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस न्यूज़पेपर में लिखी हुई हैं। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है। तो ये नियम बदला है कि भाई अब जो वैकेंसी है, जो कोई, अब आपके लिए भी है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अब तुरंत आपका फिर इतने लेटर इशुएंस आगे नहीं होगा, है ना। अगर आप छोड़ना चाहते हो तुरंत छोड़ो, अगले के लिए खाली करो, अगली वैकेंसी के लिए। वो वाला सीन अब रहा करेगा इसमें। न्यू वैकेंसीज हर साल आएंगी, ये आपको क्लियर है। ये अगले कैलेंडर में, एनुअल कैलेंडर जो जारी हुआ था, इसमें भी अक्टूबर टू दिसंबर दिया गया है। हालांकि ऐसी कोई भी संभावना नहीं लगती कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके रेलवे ग्रुप डी के इस बार फॉर्म निकाल देंगे। पहले ही जनवरी में आए हैं और इस बार अक्टूबर, जनवरी 2025 में तो आ गए ना ये रेलवे ग्रुप डी, जिसके आप फॉर्म, जिसके आप एग्जाम का वेट कर रहे हो, तो वही जनवरी में आए हैं। इसको एक फिर से अक्टूबर से दिसंबर निकाल देंगे। भाई जब तक एग्जाम नहीं कराते तब तक कैसे फॉर्म निकाल सकते हैं? फिर तो पैसे कमाने की बात हो गई। फिर तो कोई भी रेलवे को यही डांट फटकार लगाएगा, यही सब चीजें होंगी कि भैया कोई भी कह देगा ना विपक्ष को, यार ये तुम तो सीधा पैसे कमाने के वो ढूंढ रहे हो, बच्चों से 400-500 रुपए लेते हो और वो अपने खाते में जमा करते हो, पहले वालों को एग्जाम नहीं कराते हो ताकि और ज्यादा फॉर्म आए। तो निश्चित तौर पर ये दिमाग में जरूर रखेगा। तो ये वैकेंसी आने से पहले इसका एग्जाम होगा, पुरानी वाली का। तो न्यू वैकेंसी तब तक नहीं आएंगी जब तक पुरानी वाली का एग्जाम ना हो जाए। अब बात रहेगी कि सर एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम के बाद ये वैकेंसी निकाल देंगे। फाइनल हो या ना हो वो बात अलग है। सर फाइनल नहीं हुआ तो आपको लग रहा होगा सर फाइनल नहीं हुआ तो फिर तो सब लोग फिर से फॉर्म भरेंगे। नहीं, बहुत सारे नहीं भरते, जिनको पता लग जाता है पेपर देते कि मेरा हो जाएगा, वो लोग नहीं भरते, या किसी का कहीं और हो जाएगा वो नहीं भरेगा। बहुत सारे नहीं भरेंगे, लेकिन एक वो प्रोसेस भी है कि ठीक है चलो यार, ऐसे बहुत भर्तियों में होता है कि एग्जाम करा दिया, अब दूसरी चीजें चल रही हैं, नहीं भर्ती आ गई। पर होना यह चाहिए कि भाई उसका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप हर साल कैलेंडर मेंटेन कर पाओगे। पहली वाली भर्ती की ज्वाइनिंग हो जाए, और ज्वाइनिंग भी ना हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाए और दूसरी भर्ती तब निकले। पर ऐसा अभी तक, चाहे एएलपी का देख लो आप, एएलपी दोबारा आ गई, पहली वाली का जो एग्जाम थोड़ा पीछे पीछे हटता रहा, हालांकि एग्जाम हो गया था। ऐसी अब तक तो कोई भर्ती नहीं है कि जिसका एग्जाम हो गया हो, जिसका एग्जाम ना हुआ और दूसरी भर्ती आ जाए, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आगे भी नहीं होगा। और मुझे लगता नहीं है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली भी दोबारा आने वाली है, तब तक नहीं आएगी जब तक उसका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम की उसकी भी संभावनाएं अब नवंबर पे चली गई है, और आपकी तो है ही। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको लगता होगा कि रेलवे और एसएससी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, हालांकि अब तो इनको भी मिलाने की बात चल रही है कि एसएससी ही पहले तो एक मतलब एनटीए एग्जाम कराएगा, और वो एक सीईटी एक एग्जाम होगा, सबका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करा देंगे, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का। तो वो बातें तो बंद हो गई हैं पूरी तरह से। अब एसएससी और रेलवे में ये जरूर चल रहा है कि आरपीएफ को एसएससी को दे दो। तो क्या आरपीएफ चला गया तो इनके रास्ते नहीं खुल जाएंगे? किसके? आपके एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के भी, शायद ये भी आगे एसएससी पे देखने को मिले। तो एक रास्ता है, शायद वो सीईटी ना करा के इस तरह से ही सबको एसएससी के अंडर देकर के हर चीजें कराएं, बैंकिंग अलग चले और रेलवे एसएससी एक हो गए। ऐसी भी संभावनाएं हैं, पर अभी काफी हद तक नहीं है, क्योंकि 1-2 साल तो नहीं है, क्योंकि आरआरबी अलग बना हुआ बोर्ड है, उसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। क्योंकि वहां जो भी एसएससी एग्जाम कराती है, वो किसी भी भर्ती का ऐसा नहीं है जिसका अपना सेपरेट बोर्ड बना हुआ। तो जो सेपरेट बोर्ड बने हुए होते हैं वो अपने एग्जाम खुद ही कराते हैं। तो इस चिंता में आप मत रहो कि अभी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, तो बहुत आसानी से नहीं होगा अगर इस तरह की कोई बात है। लेकिन आरपीएफ की बातें चल रही है, सच्चाई है कि आरपीएफ एसएससी के अंडर आ जाए। तो हालांकि आरपीएफ को कभी आरआरबी अपना हिस्सा कहता ही नहीं है, इसके इसलिए भी एक बात है कि उसको अलग एसएससी की तरफ लेकर के जा रहे हैं वो लोग। तो सिलेक्शन पोस्ट, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस चीज को देखो। ये कैलेंडर है एसएससी का एग्जाम कराने का, एसएससी का कैलेंडर है ये। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि दोनों एग्जामों को टीसीएस या टीसीएस जैसी कोई कंपनी कराती है, और जिस पर लिमिटेड लैब्स हैं, उन्हीं लैब्स में एसएससी को भी कराना होता है, उन्हीं लैब्स में रेलवे को भी कराना होता है। क्योंकि कंपनी चाहे अलग अलग हो, अलग अलग एग्जाम कराएं, वैसे तो एक ही कराती है अधिकतर दोनों के, पर चाहे अलग अलग भी कराएं, तो लेकिन इंडिया के अंदर रिसोर्सेज सेम ही है, उनको ही वो कंपनी यूज करेगी, उनको ही वो कंपनी, बस उन दोनों के अलग अलग उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे उनसे। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखो कि जो भी, आप कहीं ऐसा नहीं देखते होंगे कि एसएससी का भी बड़ा एक एग्जाम चल रहा है और रेलवे का भी कोई एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसा बड़ा कोई एग्जाम चल रहा है। पैरामेडिकल जैसा तो कभी भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसा एक बड़ा, जहां करोड़ों फॉर्म है, और एसएससी का कोई सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस जैसा कोई बड़ा, जीडी जैसा कोई बड़ा एग्जाम चल रहा हो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। उसका कारण यही है क्योंकि ये दोनों बड़ी संस्थाएं, बड़े एग्जाम्स हैं, और सारे ऑक्यूपाई दोनों लोग एक ही सेंटर्स को करते हैं। ठीक है, एसएससी भी और रेलवे भी। तो जब एसएससी के एग्जाम चलेंगे तब रेलवे के नहीं चलते बड़े एग्जाम, और जब रेलवे के चल रहे होते हैं तब एसएससी के नहीं चलते। आप देखो, पहले आरपीएफ का हुआ है या और एग्जाम्स जो एनटीपीसी के हुए हैं, तब एसएससी का कोई एग्जाम्स नहीं थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, एसएससी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं 24 जुलाई से 4 अगस्त, ऐसे सिलेक्शन पोस्ट से शुरुआत होने वाली है। तो देखो 4 अगस्त, फिर 6 अगस्त से 11 अगस्त, फिर 12 अगस्त, फिर 13 अगस्त से 30 अगस्त, 1 सितंबर से 6 सितंबर, 8 सितंबर से 18 सितंबर, कहीं भी गैप है। और 20 से 18 के यहाँ खत्म, 20 से 24 सितंबर फिर एमटीएस के शुरू, 24 अक्टूबर तक एमटीएस के चलेंगे। और अब आप देखो जेई का 27 से 31 अक्टूबर, ये भी लगातार हो गया। अब यहां से बाद में डेट नहीं है,
यहां से बाद में हालांकि नवंबर दिसंबर दे रखा है दिल्ली पुलिस का, पर दिल्ली पुलिस का 2 महीने नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के नवंबर दिसंबर ये 2 महीने रिजर्व रखे हैं। तो इनमें एक अगर कंप्लीटली बोले तो आधे नवंबर से आधे दिसंबर तक ही दिल्ली पुलिस खत्म हो जाएगा। फिर इनके पास आधा नवंबर भी बच रहा है, आधा दिसंबर भी बच रहा है, या हो सकता है पूरी दिल्ली पुलिस को दिसंबर में ले जाए और नवंबर में कोई और एग्जाम करा दें। पर यहां भी अगर देखने को चाहिए तो एक और बात देखने की है कि वैसे तो जुलाई में एनटीपीसी इनको अंडर ग्रेजुएट लेवल ले लेना चाहिए था, क्योंकि जुलाई खाली है एसएससी पे 24 जुलाई तक, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। तो एनटीपीसी का एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ये तो तय है कि ग्रुप डी से पहले होना है। तो अगर वो जुलाई में नहीं हो पाया, अब की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं उसकी भी, क्योंकि अब तक कुछ ना कुछ उसका आ जाता, अगर वो जुलाई में होना होता। अगर वो नहीं हुआ तो वो भी कहाँ होगा, नवंबर या दिसंबर में जाके। अगर वो नवंबर दिसंबर में हुआ, वो भी तो इतने दिन चलेगा ना, कम से कम 1 महीने के आसपास तो वो भी है। फिर ग्रुप डी की बारी आएगी, तो ग्रुप डी हो सकता है आगे आपको जनवरी या दिसंबर ऐसे देखने को मिले, और उसके बाद ही कोई वैकेंसी की बात चलेगी, उससे पहले कोई ग्रुप डी की नई वैकेंसी नहीं आनी। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं आपसे अगर बोलूं कि ग्रुप डी के लिए आज से आपके पास 5-6 महीने तो पक्का ही पक्का है, उससे पहले कोई संभावना ग्रुप डी की नहीं दिखती। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोल भी दूं कि भैया ये तो 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, पर उस बात का कोई अर्थ नहीं है, एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरा, केस का असर, क्या ग्रुप डी पे केस भी चल रहा है? जी बिल्कुल, ग्रुप डी पर केस चल रहा है। वो इस बात का है कि 10th पास या आईटीआई वाले, या आईटीआई वाले, अब क्या है कि फॉर्म जो है या तो 10th पास हो या आईटीआई हो, कोई भी डल सकता था, कोई भी। लेकिन आईटीआई वालों ने केस किया है इस बात को लेकर के कि आईटीआई वालों को मौका दो, 10th वालों को मत दो, क्योंकि आईटीआई वाले इस नौकरी के लिए परफेक्ट हैं, ये कहते हैं वो। हालांकि इसके लिए वो तर्क भी देते हैं कि पहले आईटीआई से ही ये हुआ करता था, लेकिन जो लास्ट हुआ उसमें आईटीआई को खत्म किया गया था। जो लास्ट की 1,03,769 वैकेंसी थी जो 2019 में आई, उसमें आईटीआई को खत्म किया गया था, ये कहकर कि आगे फिर से आईटीआई लागू किया जाएगा। और वो 2022-23 तक साइट पे अवेलेबल भी रहा कि भाई आईटीआई से ही आएगी किसकी वैकेंसी, इसकी ग्रुप डी की। अब ये रहेगी, अब ये आश्वस्त हो गए, ये साइट पे उन्होंने डाल रखा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली थी, साइट से वो नोटिस हट गया और 10th पास या आईटीआई दोनों को फिर से मौका दे दिया। अब आईटीआई वाले कह रहे हैं कि हमने तो आईटीआई इसलिए किया कि हमें मौका मिलेगा। अगर 10th वालों को दे दिया तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है, फिर बीटेक वाला भी भरेगा, फिर बीए वाला भी भरेगा, बीकॉम वाला भी भरेगा, बीएससी वाला भरेगा, फिर आईटीआई वाले जो 10th पास प्लस आईटीआई वाले होते हैं वो कंपटीशन में कहां टिक पाएंगे। और फिर कंपटीशन एक बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि इनको तो सभी करते हैं 10th, तो आईटीआई में बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, तो कंपटीशन हमारा कम रहता है। तो इस वजह से इन्होंने ये तर्क दे रहे हैं कि उस दिन से फिर क्यों दे रखा था अपने साइट पे। तो अब बात यह है कि ये भी कहते हैं कि ग्रुप डी की जो जॉब आपने निकाली है कहीं ना कहीं टेक्निकल है, तो ये टेक्निकल है तो फिर टेक्निकल लोगों को मौका दो। ये रेलवे ऐसे क्यों कर रहा है कि नॉन टेक वाले बच्चों को भी भर रहे हैं? तो ये इस पर सवाल जवाब चल रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। हालांकि कोर्ट इस बात पर भी जाएगा कि पिछली बार क्या था, क्या वो लोगों पे काम नहीं हो रहा? 2019 में जो भर्ती निकाली थी वो भी तो नॉन टेक वाले ही अधिकतर, उसमें क्या वो लोग काम नहीं कर पा रहे? अगर वो कर पा रहे हैं तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। अब उनके तर्क और ये सब चीजें चलेंगी इस भर्ती में, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जुलाई में इसकी डेट भी लगी हुई है कोर्ट में, तो उसका बहुत असर इसका देखने को इस बात के लिए नहीं है कि एग्जाम उसकी वजह से लेट हो रहा है। एग्जाम के बहुत सारे कारण है जो लेट होने के। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत हावी अपने दिमाग पे मत होने दो कि सर केस में क्या, मैंने पूरी केस की बात बताई आपको, केस एक्चुअल क्या है, ठीक है, क्यों ये लड़ाई चल रही है। चलो, बाकी उम्मीद यही है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो रेलवे ने निकाल दिया, अगर ये नहीं होता या ये केस डालना ही था तो 2019 पर डलता, उस टाइम पे एंट्री नहीं होती तो ये चल जाती बात। लेकिन वहां एंट्री हो चुकी है, वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो यहां अब शायद उसको हटा पाना उतना आसान नहीं है। तो 10th वालों को बराबर मौका मिलकर रहेगा। ये मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूं। ठीक है, न्यू वैकेंसीज आ पाएंगी क्या? न्यू वैकेंसीज तो आएंगी, 100% आएंगी, हर साल कैलेंडर में बोला है। लेकिन इस पिछले साल वाली जनवरी में आई है इस बार, और इनको और 2-3 महीने बाद मान लो, क्योंकि जनवरी फरवरी तक हो सकता है ये एग्जाम ही करा पाए। और ये अगर जनवरी फरवरी तक, हालांकि जनवरी फरवरी वहां भी एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है, हो सकता है और मार्च अप्रैल जाए, वो अलग बात है। तो उसके बाद ही कोई वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब बात यह है कि ग्रुप डी वालों को इतना, सर आपने सारी बातें बता दी, तो वो थोड़े से ये कहेंगे कि हम पढ़ाई क्यों करें फिर। मेरे भाई ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने 2019 की जब भर्ती चली गई तो 20-21 से लगातार इस भर्ती का वेट किया कि ग्रुप डी में मुझे जॉब करनी है, रेलवे की कब आएगी। तो सोचो कि उन लोगों ने तो फॉर्म भी पता नहीं कब आएंगे, और आपको तो इतना तो पता है कि फॉर्म वॉर्म सब निकल चुके हैं, फॉर्म भर भी चुका है, सिर्फ एग्जाम ही होना है। तो अगर आपको ये पता है सिर्फ एग्जाम होना और एग्जाम अच्छा कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप जानते हैं, तो ये जो प्रॉपर टाइम मिल रहा है इसको प्लीज यूटिलाइज कर लो। ये जरूर है कि सर ये 5-6 महीने डिले हो रहा है, और ये 5-6 महीने आप अपने लिए यूजफुल बना सकते हो क्या? क्योंकि आपको ये टेंशन तो है नहीं कि मैं ओवरेज होऊंगा या नहीं होऊंगा। फॉर्म भरना था, भर चुका, अगली बार मौका मिलेगा नहीं आएगा, मिलेगा, वैकेंसी कितनी आएंगी कैसी नहीं आएंगी, वैकेंसी भी उम्मीद करो हर बार अभी 25,000 के आसपास ही रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली। 32,000 है, इस मौके को भुनाना है तो आपको अभी से लगना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। आप ये भी मानते हैं अपने आप को कि सर मैं ग्रुप डी में निकाल सकता हूं, बाकी जगह उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उतना मेरे को नहीं आता, उतना बहुत होशियार मैं नहीं हूं। होशियार होते तो शायद एनटीपीसी ही निकल जाता, तो फिर तो एनटीपीसी की तरफ रुख करिए। अगर बहुत होशियार आप अपने आप को मान रहे हो, कम मान रहे हो इसलिए तो ग्रुप डी की तरफ कह रहे हो ना, तो कम मान रहे हो तो फिर पढ़ाई ज्यादा करो, और पढ़ाई करने के लिए मौका है आपके पास, और उसके लिए हम बैठे हैं। तो मैं बताऊंगा अभी कि मैं आपके लिए क्या शुरू करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्जाम डेट ना होने से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इस बात को दिमाग से निकालना होगा पहले कि डेट नहीं है कोई बात नहीं, पर ये 5-6 महीने में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। शायद ईश्वर ने मेरे लिए वो वैकेंसी बनाई है ये वाली,
इस वजह से इतना मुझे टाइम ले रहे हैं क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूं उतना। अपने आप को ऐसे मानिए कभी, और इस सोच से पढ़ाई करिए, क्योंकि सब कुछ मेरा फॉर्म वॉर्म कंप्लीट है। मैं क्यों यही तो मान लूंगा भाई 6 महीने बाद लग जाऊंगा, पर अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो हो सकता है मुझे अगली साल की भर्ती का वेट करना पड़े, जो अगली वैकेंसी आएगी, फिर वो कब एग्जाम होगा, तो वो तो सोचिए और 1-1.5 साल के लिए बात गई। तो अगर आपकी यहाँ कमी रहेगी तो फिर आपको उसका इंतजार करना होगा। बेहतर है कि इसमें पूरी जान लगा करके लगे रहिए। अगर आपके सब कुछ फॉर्म वॉर्म फिट हो गए हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। किस तरह से पढ़ाई जारी रखें उसके लिए तरीका बता रहा हूं कि अगर आप अब ये मानते हो कि सर मैं अब ठीक ठाक हूं और मेरा लेवल सही बन गया है और मैं अब किसी और की तैयारी में भी लगा हुआ हूं साथ साथ, तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप किसी और की तैयारी में लगे हो तो लगे रहिए। इसमें इतना ध्यान दे लो कि एक मॉक टेस्ट हर संडे जरूर दे दो। आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो तब बता रहा हूं, तो एक मॉक टेस्ट हर संडे जरूर दो ग्रुप डी का। जो लोग अपने आप को ये मान रहे हैं कि मैं तो मोर देन एवरेज हूं, मेरी तो तैयारी ठीक ठाक है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं मॉक टेस्ट जरूरी है। और प्लस अगर कुछ पढ़ सको तो प्लीज साइंस जरूर पढ़ते रहना। ग्रुप डी आपका पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो। ये मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग जाओ। नहीं, आप जो कर रहे हो करते रहो। बस इतना टाइम मांग रहा हूं कि 1-1.5 घंटे का साइंस का 1.5-2 घंटे का दे सकते हो तो, और मॉक टेस्ट हर संडे दिए जाओ। ये आपको बताता रहेगा कि आप कहां चल रहे हैं, बाकी बच्चे कहां चल रहे हैं, उनकी तुलना में आप कहां हैं। ये दूसरा, अगर कोई बच्चा ये मानता है कि सर मैं तो अभी मीडियोकर स्टूडेंट हूं, अभी एवरेज से भी कम हूं या एवरेज स्टूडेंट हूं, और मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, या मैं फ्रेशर हूं, तो अगर आप फ्रेशर हैं और तो फ्रेशर के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो कभी भी एक बैच पकड़ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जान लगा करके पढ़ लीजिए हर एक सब्जेक्ट को। तो एक बार अगर आपने कोई बैच पढ़ लिया फिर आपको शायद कोई बैच ना लेना पड़े किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हर जगह मैथ रीजनिंग जीके यही तो आता है और ये इसमें भी है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बैच को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप अभी से भी कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास भी है रफ्तार बैच, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे या रफ्तार 2.0 कोई सा एक बैच को कंप्लीट कर लो, तो आपका जो एग्जाम होगा, चाहे वो दिसंबर में हो जनवरी में हो, तब तक आप अपने आप को फुल प्रिपेयर्ड पाएंगे बहुत अच्छे से। मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे अब दो चाहे बाद में देना, और सिलेबस कंप्लीट करके देना, वो आपकी मर्जी है। तो मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूं, हाँ भाई जो फ्रेशर है उनको तो वो करना चाहिए, बैच ज्वाइन की तरफ जाना चाहिए। जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको कहूंगा कि वो प्रैक्टिस सेट शुरू करिए और ग्रुप डी को इतना टाइम दीजिए एटलीस्ट कि 4-5 घंटे आप डेली पढ़ते रहें तब तक जब तक आपका एग्जाम ना हो। जो इसी को टारगेट लिए हुए हैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं। तो इसलिए मैंने आपके पढ़ने के लिए एक सीरीज में आपके लिए चला रहा हूं कि जिससे आपका जुड़ाव बना रहेगा ग्रुप डी से रेगुलरली। तो ये 4 चीजें आपके लिए चल रही हैं। जो अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ है तो वो लेवल हमने देख लिया किस लेवल का पेपर है, हालांकि वहां सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो हैं, आपका एक ही एग्जाम है। तो जो वहां लेवल आया है सीबीटी 1 में उससे थोड़ा बढ़ के लेवल आता है ग्रुप डी का। आपका सर एनटीपीसी से मुश्किल पेपर आता है क्या ग्रुप डी का? जी हाँ आता है। उसका कारण है क्योंकि वहां 2 एग्जाम है, वहां भीड़ छांटनी है, यहां सिलेक्शन होना है इस एग्जाम से। इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चंस यानी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हैं उससे एक अच्छा लेवल लेकर के हम यहाँ अप लेवल लेकर के थोड़ा चलेंगे। तो आप देखेंगे कि रीजनिंग की क्लास हम 2 बजे से करा रहे हैं, और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस बैच से जुड़े। हम थोड़ा हार्डर लेके चलेंगे पिछले से ग्रेजुएट लेवल, हालांकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल से थोड़े से आसान आएंगे, पर ग्रुप डी हार्ड आएगा उसके मुकाबले। ठीक है, तो जीके जीएस क्योंकि एक ही एग्जाम है, जीके जीएस जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस आएंगे तो भाई, और आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को साथ में लेकर के चलेंगे इसमें, और जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसी से मैचिंग करते हुए कि क्या क्या है पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर सबसे कोई हार्ड चीज आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर में, कुछ सीखने की चीज है, तो वो जीके जीएस है कि ये कहां से क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है, क्योंकि बच्चों को वही पल्ले नहीं पड़े। 40 में से 20 क्वेश्चन करना भारी हो गया एनटीपीसी में। तो रेलवे ग्रुप डी में भी हालांकि 20 का है यहाँ पर जीएस का रोल, पर 20 में से क्या आप 10 ही कर पाओगे? या जैसे वहां 20 करना मुश्किल है तो यहाँ 10, 12, 15 भाई कोशिश करेंगे ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर पाए। तो 20 का रोल भी रोल तो है ना, क्योंकि नंबर से तो 1 से भी रहता है बच्चा। तो यहाँ जीके को हल्के में मत लेना, भले ही 20 की है पर जीके ने परेशान किया है। चलो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स, एडवांस मैथ्स पे बहुत ज्यादा गौर मत देना मेरे भाई, क्योंकि एडवांस मैथ्स का रोल बहुत कम आया है एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी। आपके आएंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उन 25 में से आप ये मान लीजिए एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, या मैं कहूं 2D 3D मेंसुरेशन, इन सबको मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन हार्डली आते हैं। एसएससी की तरह नहीं आधे आधे करेगा, तो 4-5 क्वेश्चन और बाकी 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से ही रहेंगे। तो अर्थमेटिक को बहुत स्ट्रांग बनाएं। अगर आप एडवांस से अब तक बचते रहे हैं तो केवल इसके लिए एडवांस मत पढ़ना, पर यह है फिर अर्थमेटिक काफी स्ट्रांग कर लेना। ठीक है, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। और साइंस की तो स्पेशली ये क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्लास में एक ही लक्ष्य होगा ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस आए या कैसे भी, वो प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाए। तो ये 2-2 दिन हर कोई क्लास चलेगी, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, तो पूरे 6 दिन क्लास इस तरह से होगी। तो ये प्रैक्टिस सीरीज यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री है। 30 जून